हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप दोस्तों। यूपीएसआई के इस सिलेबस को पढ़ने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.ncerdjunction.com को, या यदि आप जुड़ना चाहते हैं हमारे डे टू डे क्लासेस से तो आप हमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा पर NCERT जंक्शन टाइप करके सर्च कर सकते हैं और हमें लाइक या सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आपको हमारे वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलते हैं आगे। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पहला फंडामेंटल राइट जो था इक्वलिटी बिफोर द लॉ, मतलब कानून के सामने समानता। इस लॉ में या इस फंडामेंटल राइट में जो था हमारे, वो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के बारे में हमने बात करी थी। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे मौलिक अधिकार जो है राइट टू फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। इस दूसरे मौलिक अधिकार में जो आर्टिकल आएंगे वो आर्टिकल 5 आएंगे, वो हैं 19, 20, 21, 21A और 22। ये 5 आर्टिकल के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 हमें 6 प्रकार की फ्रीडम देता है। जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो हमारे पास 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थीं, लेकिन 44वें संविधान संशोधन से एक स्वतंत्रता फ्रीडम खत्म कर दी गई थी। ये 1976 की बात है और वो समाप्त की गई थी। वो थी संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता, मतलब राइट टू कलेक्ट द प्रॉपर्टी। इसको समाप्त कर दिया गया था। कब किया? 1976 में। कौन सा अमेंडमेंट? 44 अमेंडमेंट। तो अभी हमारे अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता हैं? वो 6 हैं। और वो कौन कौन सी हैं चलिए समझते हैं। पहली स्वतंत्रता हमें दी गई है फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो बोलने की आजादी और अपने हाव भाव को अभिव्यक्त करने की आजादी भी हमें दी गई है। तो ये हमारे किस आर्टिकल में है? देखिए, ये आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 है और इस आर्टिकल 19 के क्लॉज ए के अंदर सब क्लॉज ए है। तो आर्टिकल 19 क्लॉज ए सब क्लॉज ए के अंदर हमें फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई। इसी प्रकार से दूसरी जो फ्रीडम है राइट टू असेंबली। राइट टू असेंबली किस अनुच्छेद में बात की गई है? 19 के आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के अंदर असेंबली की बात की गई है। मतलब कि 19(1) बी कहता है कि शांतिपूर्ण ढंग से जो सम्मेलन किया जा सकता है और कहीं पर भी मीटिंग की जा सकती है, लेकिन वो शस्त्र रहित होनी चाहिए। तीसरा जो स्वतंत्रता है वो बात की गई है एसोसिएशन, संगठन बनाने की, और कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये वर्ड जोड़ा गया है 2011 में। 2011 में एक अमेंडमेंट किया गया था, उसके द्वारा इसको जोड़ा गया था। ये 97वां अमेंडमेंट था शायद। 97वें संविधान संशोधन 2011 में किया गया था, हाँ श्योर। तो उसके द्वारा ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ड को जोड़ा गया था। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है जैसे अमूल जो है। अमूल क्या है? एक सहकारी संघ है। सहकारी संघ, सहकारी संघ हिंदी में बोला जाता है इसको। तो ये तीसरी हमारी फ्रीडम है संगठन बनाने की और कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की। चौथा जो फ्रीडम अनुच्छेद 19 के तहत दी गई है वो है मूवमेंट, मतलब कि वो एक जगह से दूसरे जगह भारत में किसी भी क्षेत्र में मूवमेंट किया जा सकता है, घूमा फिरा जा सकता है, ये आजादी है। पांचवी जो हमें फ्रीडम दी गई है वो है रेसिडेंस, भारत के किसी भी क्षेत्र में वहां बस जाने की आजादी। और लास्ट है प्रोफेशन, मतलब कोई भी रोजगार करने की आजादी भी हमें दी गई है। लेकिन ये जो 6 प्रकार की आजादी हैं, इन सभी आजादी में ये असीमित नहीं है, मतलब कि इन पे कहीं ना कहीं सीमाएं, नियंत्रण लगाए गए हैं। जैसे अर्णब गोस्वामी जी को पकड़ा गया, फ्रीडम टू स्पीच है, लेकिन
ऐसा भी नहीं बोल सकते कि गलत सलत कुछ भी बोला जाए। तो इस टाइप से इन सभी में कुछ ना कुछ सीमाएं लगाई गई हैं। और हाँ, सीमाएं संविधान में लगाने के साथ साथ हमारी पार्लियामेंट को भी ये राइट दिया गया है कि वो इनमें रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बना सकती है। किसको दिया गया है? पार्लियामेंट को। संसद ही नियम बना सकती है इनमें सीमाएं लगाने के लिए। अब हम बात करते हैं, जैसे सॉरी, इसी में 19 में ही बात एक रह गई, वो कर लेते हैं कि जो न्यूज़पेपर में जो लिखा जाता है, न्यूज़पेपर में कुछ भी लिखने की जो आज़ादी मिलती है, वो भी आज़ादी हमें आर्टिकल 19 के क्लॉज 1A के तहत ही मिलती है। झंडा फहराने की, नेशनल फ्लैग फहराने की आज़ादी भी 19(1)A के तहत मिलती है। तो 19(1) जो आर्टिकल है ये बहुत ही ब्रॉड है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है आर्टिकल 20। इस आर्टिकल फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 में कहा गया है कि प्रोटेक्शन विद रेस्पेक्ट टू कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। मतलब क्या है कि अपराधी को संरक्षण दिया गया है इन 3 मामलों में। किसी भी व्यक्ति को अपराधी ठहराए जाने पर इन 3 मामलों में संरक्षण देने की बात करता है आर्टिकल 20। ये भी हमारा एक मौलिक अधिकार का पार्ट है। पहला संरक्षण दिया गया आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के तहत कि बैंड ऑन एक्स पोस्ट फेस्टो। इसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो अपराध किया जाता है, उस अपराध के दिन जो भी उस अपराध की सजा है, उस ही सजा को दिया जाएगा, उसके अलावा और उससे ज्यादा नहीं। दूसरा है संरक्षण आर्टिकल 20 के तहत कि डबल जियोपार्डी डजंट अलाउ। मतलब किसी भी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी, 2 नहीं। मतलब कि किसी के द्वारा कोई क्राइम किया जाता है, उस क्राइम की जो सजा है वो न्यायालय द्वारा एक ही बार दी जाती है, एक से ज्यादा बार नहीं। लेकिन इसमें भी शर्त यह है कि उस न्यायालय के अलावा अगर कोई प्रशासनिक कर्मचारी है तो उसका प्रशासन या उसका डिपार्टमेंट उस पर अलग से कार्रवाई कर सकती है। मतलब कोई डीएम साहब हैं, उनके द्वारा करप्शन किया जाता है तो उसको न्यायालय मान लीजिए सजा देती है कुछ भी, तो उसके अलावा उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो भी अलग से सजा का प्रावधान कर सकता है। तीसरा जो संरक्षण दिया गया है आर्टिकल 20 के तहत, वो सेल्फ इंक्रीमेशन को अलाउ नहीं करता है। सेल्फ इंक्रीमेशन का मतलब यह है कि व्यक्ति द्वारा जो भी अपराध किया जाता है या जो भी अभियुक्त है, उसको खुद से साक्ष्य देने के लिए बाध्य करना मना है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के तहत। तो ये 3 प्रकार के संरक्षण आर्टिकल 20 में दिए गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, वो है आर्टिकल 21। 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मतलब किसी भी व्यक्ति को प्राण या जीवन और दैहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। मतलब जो लॉ है, जो उसके द्वारा जो प्रक्रिया प्रोसेस स्थापित की गई है, उसके द्वारा ही उसकी जान या उसकी मौत उसे दी जा सकती है, उसके अलावा किसी अन्य विधि से नहीं। तो इस मामले को लेकर मेनका गांधी के द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया कि किसी भी व्यक्ति को जो जीने का अधिकार है, लाइफ टू लिबर्टी है, उसमें केवल जिंदा रहना ही एक फंडामेंटल राइट नहीं है। इसके अलावा कुछ और बातें भी हैं जो कि इस आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ऐड की गई, जिसमें पासपोर्ट रखने का अधिकार भी आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिफाइन किया गया। प्राइवेसी, गोपनीयता, मतलब अपने मामले की गोपनीयता रखने का अधिकार भी फंडामेंटल राइट के तहत जोड़ दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्लीन इन्वायरमेंट, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी एक फंडामेंटल राइट है 21 के तहत। लाइवलीहुड, मतलब अपने जीवन यापन करने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। राइट टू स्लीप, अच्छी नींद लेने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिफाइन किया गया है कि एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत। इसके अलावा और भी कई बातें हैं, लेकिन ये पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आगे। आर्टिकल 21A ये 2002 में ऐड किया गया था 86 अमेंडमेंट के द्वारा पार्लियामेंट के थ्रू। ये आर्टिकल 21 है कि राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब कि जो प्रारंभिक शिक्षा है वो भी एक मौलिक अधिकार बना दिया गया 2002 में। इसके तहत जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो भी हैं, 6 to 14,
उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। इस आर्टिकल के तहत ही पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया था 2009 में, 2009 में, शिक्षा का अधिकार जिसे कहा जाता है। तो तो अब बात करते हैं आर्टिकल 22 की। वो बात करता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। इसका मतलब है कि गिरफ्तारी में किसी भी व्यक्ति को क्या अधिकार हैं। पहला अधिकार है या पहला संरक्षण है आर्टिकल 22 के तहत, कस्टोडियल पर्सन शुड बी इन्फॉर्म्ड दैट व्हाई ही इज अरेस्टेड। मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जाता है तो उसको ये यथासंभव उसे बताना आवश्यक होगा कि वो उसे किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है, उसके क्या रीजंस हैं, तो उसको ये इन्फॉर्म करना आवश्यक होता है। दूसरा जो संरक्षण दिया गया आर्टिकल 22 के तहत, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कस्टोडियल पर्सन शुड बी अलाउड टू कंसल्ट विद डॉक्टर, सॉरी विद एडवोकेट। उसे किसी भी विधि वेत्ता या एडवोकेट से परामर्श लेने का भी संरक्षण दिया गया है आर्टिकल 22 के तहत। तीसरा जो संरक्षण दिया गया है, कस्टोडियल पर्सन शुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट विद इन द 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर उसे प्रेजेंट करने की भी बाध्यता है पुलिस के सामने। ये भी व्यक्ति का, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन इस बात को याद रखना, ये 24 की जो कंडीशन है वो कुछ इस प्रकार से लागू होती है कि अगर किसी भी व्यक्ति को मान लीजिए एक ए जगह पर अरेस्ट किया गया, यहाँ पर अरेस्ट किया गया, लेकिन जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वो इस जगह से 6 घंटे डिस्टेंस पर है, मतलब कि 6 आवर्स यहाँ से पुलिस स्टेशन जाने में लगेंगे ही, तो ये जो 6 घंटे हैं ये काउंट नहीं होंगे। वो पहले पुलिस स्टेशन जाएगा, लेकिन पुलिस स्टेशन से उसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने विद इन द 24 प्रेजेंट करने की बाध्यता होती है पुलिस के सामने। तो ये फंडामेंटल राइट में इस प्रकार से आता है। अब हम बात करते हैं कि देखिए ये जो संरक्षण हैं, इनके ये जो संरक्षण है वो किन को प्राप्त नहीं होते। पहला तो है सिटीजन ऑफ एनिमी कंट्री, मतलब भारत का कोई भी कंट्री है जिसके, जो भारत का एक एनिमी कंट्री है। ये कौन डिक्लेयर करता है? ये होम मिनिस्ट्री डिक्लेयर करती है कि कौन सा कंट्री एनिमी है। बेसिकली वो कंट्री एनिमी माना जाता है जिसके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो। प्रेजेंट में कौन सा देश ऐसा है जो भारत का एनिमी कंट्री है, के साथ अभी कोई भी हमारा युद्ध नहीं चल रहा है। तो ऐसे कंट्री के जो नागरिक होते हैं उनको ये जो 3 संरक्षण प्राप्त नहीं होते हैं। मतलब उनको ये बताना जरूरी नहीं होता है कि उनको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। उनको एडवोकेट से कंसल्ट करने की परमिशन नहीं दी जाती है। उन्हें जरूरी नहीं है 24 आवर्स के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। दूसरा जो संरक्षण किनको प्राप्त नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट में ये मैटर चल रहा है। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन में अगर पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया है तो उसको भी ये 3 प्रकार के संरक्षण देना आवश्यक नहीं होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है निवारक नजरबंदी। निवारक नजरबंदी इसका मतलब ये होता है कि पुलिस को लगता है कि ये व्यक्ति क्राइम कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस घटना या क्राइम करने से पहले ही अरेस्ट कर लेती है। जैसे जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 जब हटाई थी, उससे पहले ही गवर्नमेंट ने निवारक नजरबंदी के थ्रू बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे ऑफ द जम्मू कश्मीर, उनको अरेस्ट कर लिया था इस कानून के तहत, निवारक नजरबंदी के तहत। तो इन लोगों को भी ये संरक्षण प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन इसमें भी ये शर्त है निवारक नजरबंदी या प्रिवेंटिव डिटेंशन में कि यदि किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के रूल्स के अकॉर्डिंग कस्टडी में लिया जाता है तो उसको अधिकतम 90 डेज तक ही रखा जा सकता है, और यदि जरूरत पड़ती है 90 डेज से भी ज़्यादा रखने की, तो ऐसी कंडीशन में एक सलाहकारी बोर्ड या एडवाइजरी कमेटी की रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड होती है। एडवाइजरी कमेटी की रिकमेंडेशन जरूरी होती है। और ये एडवाइजरी कमेटी जो होती है, इसमें कौन हो सकता है? इसमें कम से कम 3 लोग होने चाहिए। और ये तीनों लोग कौन हो सकते हैं? ये हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं, प्रेजेंट जज हो सकते हैं, ये एक्स जज हो सकते हैं, मतलब रिटायर्ड जज हो सकते हैं, या ये कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो
हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखते हों, ऐसे लोगों को इस कमेटी में रखा जा सकता है। तो अगर ये कमेटी हाँ बोलती है तो उनको ना, जो भी पर्सन्स को निवारक नज़रबंदी के तहत गिरफ्तार किया गया है, उनको 90 दिन से भी ज़्यादा दिन तक कस्टडी में लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारे ये जो पहला मौलिक अधिकार था, उसके बाद अब ये दूसरा मौलिक अधिकार हमारा खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।